तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह। हाँ बिल्कुल, किंग खान। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं उनके जीवन और करियर पर, और आज हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के उन दिनों से लेकर आज वो जो ग्लोबल आइकन है उस सफर को थोड़ा समझें। हाँ, और समझना जरूरी भी है क्योंकि शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक कल्चरल फिनोमिनन है। सही कहा। और उनकी कहानी में कई मोड़ हैं, मतलब सीधी लकीर नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो शुरुआत दिल्ली से, सेंट कोलंबिया स्कूल, फिर हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स, हाँ और जामिया से मास कम्युनिकेशन, जो खैर पूरी नहीं हुई एक्टिंग के लिए। जी। परिवार का बैकग्राउंड भी काफी अलग था। पिता फ्रीडम फाइटर, माँ मजिस्ट्रेट। हाँ, ये बातें कम लोग जानते हैं शायद। और फिर अचानक टीवी, फौजी, सर्कस, 88-89 की बातें ये कैसे हुआ? ये कितना जरूरी था उनके लिए? देखिए, टीवी ने उन्हें वो चेहरा दिया जिसे लोग पहचानने लगे। घर घर में टिव रोल्स, एंटी हीरो। इस वक्त तो ये बहुत ही अजीब फैसला लगा होगा ना? हाँ, मतलब नए एक्टर ऐसा रिस्क क्यों लेंगे? यही तो, जहां सब हीरो बनना चाहते थे, सेफ खेलना चाहते थे, इन्होंने विलेन बनकर एंट्री मारी। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था शायद। और इसी ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। एकदम दिखा दिया कि ये कुछ अलग करने आए। लेकिन फिर एकदम यू टर्न, वो बन गए किंग ऑफ रोमांस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1995। डीडीएलजे, वो तो बस हिस्ट्री है। आज भी चल रही है मुंबई में, सोचिए जरा। हाँ, मराठा मंदिर में। अविश्वसनीय है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। हाँ, इसने 90 के दशक के भारत को प्यार करने का एक नया तरीका सिखाया, खासकर युवाओं को। सही बात है। और फिर तो लाइन लग गई, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। हाँ, वो रोमांटिक हीरो वाली इमेज एकदम पक्की हो गई। लेकिन वो उसी में बंधे नहीं रहे। बाद में हमने देखा स्वदेश, नासा साइंटिस्ट, बिल्कुल। या चक दे इंडिया, वो हॉकी कोच का रोल कितना इंटेंस था। और माय नेम इज खान, एस्पर्जर सिंड्रोम वाला किरदार। हाँ, जो एक तरह का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, सामाजिक इंटरैक्शन में दिक्कतें आती हैं। ये रोल्स दिखाते हैं कि वो सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। तो क्या ये सिर्फ टाइपकास्ट होने से बचने की कोशिश थी या कुछ और भी था? देखिए, टाइपकास्टिंग से बचना तो शायद रहा ही होगा, पर मुझे लगता है ये बदलते भारत की कहानियों को या ग्लोबल स्टेज पर भारतीय पहचान को दिखाने की भी एक कोशिश थी। अच्छा। इसने उनकी वो ग्लोबल आइकॉन वाली इमेज को और मजबूत किया। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे रावण, फैन, जीरो, वो उतने चले नहीं। हाँ, जीरो के बाद तो एक लंबा ब्रेक आ गया था, 2018 के बाद। जी, करीब 4-5 साल का। ऐसा लगा कि शायद वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या। हाँ, एक ठहराव सा आ गया था करियर में। लेकिन फिर 2023, पठान, जवान, डंकी, क्या वापसी थी, जबरदस्त। बिल्कुल, और इन फिल्मों ने सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली रिकॉर्ड तोड़े। हाँ, वो ग्लोबल अपील तो हमेशा से रही है उनकी। हाँ, दशकों से बनी हुई फैन फॉलोइंग है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह। और ये सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है। मतलब? उनका प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उनकी आईपीएल टीम केकेआर, और अवार्ड्स तो खैर हैं ही, 14 फिल्म फेयर, पद्मश्री। हाँ, वो एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक पूरी शख्सियत। बिल्कुल, उनका प्रभाव एक्टिंग से कहीं आगे जाता है। तो अगर हम पूरी कहानी देखें, टीवी से शुरुआत, फिर वो नेगेटिव किरदारों का बोल्ड स्टेप, रोमांस के बादशाह बने, फिर किरदारों में विविधता लाए, एक ब्रेक लिया, और फिर इतनी शानदार वापसी। उन्होंने खुद भी कहा है, सफलता एक अच्छी शिक्षक नहीं है, असफलता आपको विनम्र बनाती है। तो इस सब का मतलब क्या निकाले हम? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कोई आर्टिस्ट इतने लंबे समय तक, एक इंडस्ट्री जो लगातार बदल रही है, उसमें अपनी रेलेवेंस कैसे बनाए रखता है? सही। वो क्या चीज है जो उन्हें बार बार खुद को बदलने, दर्शकों से जुड़ने में मदद करती है? या फिर आज के टाइम में देखें तो उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? वो शुरुआती रिस्क लेना, या वो रोमांस वाला दौर, या फिर ये जो वापसी की है उन्होंने? ये सोचने वाली बात है।